हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, हम लोग अपनी करंट अफेयर का सेशन डेली मॉर्निंग में लेके आते हैं, जिससे आप लोग पढ़ा करिए और आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं, वैसे अभी तो एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, लॉकडाउन के बाद हो सकता है आपके एग्जामिनेशन तुरंत आ जाएं और आप लोगों को तैयारी करने का मौका ना मिले। तो आप लोग करंट अफेयर तो बेसिकली रोज़ पढ़ा करिए, ठीक है। और जो मैं करंट अफेयर लेके आता हूँ वो द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और BBC वर्ल्ड की स्पेशली खबर लेके आता हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से लेके आता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ और उनका यहाँ पे डिटेल में आंसर मैं करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग उसे पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत सरकार के ऊपर उस देश की सहिष्णुता को बिगाड़ने का आरोप लगाया है? मतलब किस सरकार ने आरोप लगाया है? तो ऐसा आरोप लगाया है नेपाल की सरकार ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेसिकली नेपाल ने लगाया है। अब नेपाल के जो PM है KP शर्मा ओली, उनका पूरा नाम है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि वहां के PM कौन है। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है PM कौन है, तो PM है KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली, ठीक है। KP से मतलब होता है खड़गा प्रसाद, ठीक है, यहां से ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आगे बात करता हूं कि इसके PM तो हम लोगों ने जान लिए, तो इसके प्रेसिडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और प्रेसिडेंट का नाम है विंध्य देवी भंडारी, विंध्य देवी भंडारी, ठीक है। विंध्य देवी भंडारी जो है वो उसकी प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में क्या है? काठमांडू में ही सार्क का जो है मुख्यालय है। सार्क आप लोगों ने नाम सुना होगा, SAARC, सार्क। हिंदी में बोलते हैं दक्षेस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं। दक्षेस का मतलब दक्षिण एशियाई देशों का समूह। इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है, लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। इसका पूरा नाम है। भारत इसका मेंबर है। दक्षेस जो है, दक्षेस में जो भारत जो है इसका मेंबर है, ठीक है। नेपाल भी इसका मेंबर है। और सार्क का मुख्यालय कहां पे है? सार्क का मुख्यालय नेपाल देश की काठमांडू राजधानी में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग, क्या और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो इसमें पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान भी है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये दोनों कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग को ये पता चला कि जो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली ने ये लांछन तो लगा दिया भारत पे कि भारत उसकी सहिष्णुता को बिगाड़ना चाहता है, ठीक है। और लेकिन जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है कि खड़गा प्रसाद शर्मा ओली जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा वो मानने को तैयार नहीं है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने होगा, सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में किन दो मोबाइल एवं टेक्नोलॉजी कंपनियों को US में बैन कर दिया गया है? तो दो जो कंपनियां हैं वो हुआवे हैं और ZTE। हुआवे, इस कंपनी का नाम सुना होगा, ये हुआवे है और ZTE, ठीक है। US गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको बैन करने का क्या किया है? आदेश दिया है। अभी देखते हैं बैन होता है कि नहीं होता है। ZTE किसकी कंपनी है? मोबाइल की स्पेशली कंपनी है, ठीक है। और जो हुआवे है वो टेलीकॉम नेटवर्क भी संभालती है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी गैजेट्स वो बनाती है, ठीक है। हुआवे, आपने हुआवे की वाईफाई डिवाइस देखी होगी, वैसे मैं हुआवे में पहले काम कर चुका हूँ। जो हुआवे है बेसिकली वो टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करती है, ठीक है। अच्छा, जो मैं बात करना चाहता हूँ FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है। US की जो FCC कमीशन है उसने बेसिकली क्या किया है? हुआवे और ZTE को बैन करने के लिए बोला है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं FCC के जो हैं वो चेयरमैन कौन है? तो कौन है? अजीत
पाए हैं। चेयरमैन इसके पूछ सकते हैं, यही पूछ सकते हैं सिर्फ चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन है अजीत पाए। कोई ज़्यादा कुछ खास इसमें कुछ न्यूज़ नहीं है, ठीक है। बस इन दोनों कंपनियों का आप नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है इसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने होगा। थर्ड क्वेश्चन आप पढ़िएगा और उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने चाइनीज फर्म को टेंडर्स में सम्मिलित नहीं करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने कहा है कि हम चाइनीज फर्म को कोई भी टेंडर नहीं देंगे? तो ऐसा किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो इस जो मिनिस्ट्री है उसका पूरा नाम है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। हाईवे मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री मंत्रालय है। इस मंत्रालय ने फैसला किया है कि चाइनीज के कोई भी हम प्रोजेक्ट नहीं देंगे, अपनी रोड बनाने का प्रोजेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि बीएसएनएल ने भी फैसला किया है। बीएसएनएल ने फैसला क्या किया है कि उसके जो 4G नेटवर्क लगने वाले थे उसमें ज्यादातर उपकरण किसके यूज हो रहे थे? चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे थे। तो बीएसएनएल ने कहा है कि हम अपना 4G नेटवर्क अभी नहीं ला रहे मार्केट में। क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर जो उपकरण है वो चाइनीज हैं। तो बीएसएनएल ने भी रोक दिया है। अब मैं इसकी बात करता हूं कि ये मिनिस्ट्री जो आपके सामने लिखी हुई है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री, इसके मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है। आपको जितनी भी मिनिस्ट्री हैं एटलीस्ट उनके सबके मिनिस्टर आपको याद रखने हैं। जितनी भी 35-40 मिनिस्ट्री हैं आपको उनके जरूर से जरूर याद रखने हैं, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय हो गया, ठीक है। बस जितने भी हैं HRD मंत्रालय, जितने भी आप लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। आयुष मंत्रालय है, जो बहुत जिनको कोई नहीं पढ़ता उनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। नितिन गडकरी जी को क्या केवल सिर्फ एक मिनिस्ट्री मिली हुई है? जी नहीं, इनको 3 मिनिस्ट्री मिली हुई है। एक रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, दूसरा है शिपिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, शिपिंग मिनिस्ट्री मिली हुई है, और तीसरा है MSME। ये MSME क्या है? आपने बहुत नाम सुना होगा। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती हैं। माइक्रो मतलब आप छोटे घरेलू कोई काम आप लगाना चाहते हो, कोई कंपनी, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटे क्षेत्र में लगाना चाहते हो, और एक थोड़ी ठीक ठाक कंपनी, बड़ी कंपनी आप खोलना चाहते हो। बहुत बड़ी कंपनियां नहीं, नवरत्न महारत्न जितनी बड़ी कंपनियां नहीं, इनमें छोटी छोटी कंपनियां आती हैं। जितनी आप अगर कोई कंपनी खोलना चाहते हो, उसके लिए कोई फंड लेना चाहते हो गवर्नमेंट से, तो MSME के तहत आप फंड ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने जून माह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम आया, मतलब कार्स का। तो कार्स में बेसिकली 2 आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने बेसिकली क्या किया है? रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है मई 2020 की तुलना में जून 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक महीने की बात, मई 2020 की मैं बात करूं, इसी साल की बात करता हूं, और जून 2020 की बात करूं, तो इसी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है, ठीक है। इसमें अगर आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट को देखिएगा। इस चार्ट में जो मई 2020 में जो सेल हुई है वो नियर अबाउट 6000 के आसपास हुई है, 6000 प्लस हुई है, और जून 2020 में नियर अबाउट 21000 प्लस हुई है, ठीक है। तो मैं एक महीने की तुलना करता हूं तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वहीं पे आप देखिएगा, अगर आप पिछले साल की जून से कंपेयर करते हो, इस साल की जून को मई 2019 से और जून 2019 से और जून 2020 को कंपेयर करते हो, तो पिछले साल 42,000, ठीक है, वाहन बिक्री हुए थे। इस साल मतलब इस महीने थोड़ा
कम हुए हैं, ठीक है, इस साल इस महीने। दूसरी मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो दो कंपनियां हैं, एक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और दूसरा है हुंडई, ठीक है, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है MSIL और दूसरा इसका लिखा है HMIL, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियां हैं, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है यहाँ से। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने एक चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा होगा, उस चार्ट को आप देखिएगा। और हर दिन मैं चार्ट लेके आता हूँ, जो भी सिचुएशन होती है कोविड-19 के ऊपर वो आपको मैं इस चार्ट के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। इंडिया में केसेस देखिएगा, इंडिया में जो केसेस हैं, महाराष्ट्र में इस समय केसेस देखिएगा 1,74,000 केसेस हो चुके हैं, ठीक है, उसमें कई रिकवर्ड भी हो चुके हैं। सेकंड नंबर पे है दिल्ली 87,000 केसेस के साथ में, और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु जो 90,000 केसेस के साथ में है, ठीक है। चौथे नंबर पे है गुजरात 32,000 प्लस केसेस हैं, और पांचवें नंबर पे यूपी है जो करीब 23,000 केसेस के साथ में है। अच्छा, मैं अगर पूरी बात करूं कि इंडिया में टोटल कितने केसेस हो चुके हैं अब तक, वो है 5,85,000 केसेस पार कर चुके हैं और इंडिया चौथे नंबर पे आ चुका है, ठीक है। डेथ नियर अबाउट हुई है 17,400। इस समय जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है, और बेसिकली क्या है, जो डेथ है वो कुछ ज्यादा ही होने लग गई है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इसके साथ साथ मैं छठी न्यूज आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये छठी न्यूज द वर्ल्ड की है, द वर्ल्ड कोरोना वायरस के ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में जो केसेस हुए हैं टोटल वो हो चुके हैं 1,05,00,000। टोटल वर्ल्ड में कितने केसेस हो चुके हैं? 1,05,00,000। जो मौतें हुई हैं, मौतें थोड़ी सी कम हो गई है, 5,12,000 केसेस हैं। वैसे 5,12,000 कम नहीं होती है, हर एक मौत का भी जिम्मेदार इंसान ही है, तो मौतें कम नहीं होती, ठीक है। इंसान का कोई हक नहीं है किसी दूसरे के इंसान का के लिए बुरा करने का और उसकी जान लेने का, ठीक है। तभी जब कभी भी किसी की आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि किसी की तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि किम जोंग की जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं उनकी जब तबीयत खराब हो गई थी, तो वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स थे, इवन यहाँ तक कि अमेरिका के जो ट्रम्प साहब थे, उन्होंने भी बोला था कि बेसिकली मैं उनके स्वस्थ होने की जल्दी कामना करता हूँ। तो यहाँ पे बात होती है कि स्वस्थ, ठीक है, आदमी एक दूसरे को स्वस्थ देखना चाहता है, भले ही उनके काम को लेकर के कैसा भी रवैया बढ़ता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, यूएस जो है वो 26 लाख केसेस के साथ में है, ब्राजील जो है वो 14 लाख केसेस के साथ में सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पर रशिया है जो 6,50,000 केसेस है, और चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका है अपना 5,85,000 केसेस के साथ में, और पांचवें नंबर पे यूके है। यूके को आप देख रहे होगे, यूके की अब स्टेबिलिटी हो चुकी है, यूके में ज्यादा केसेस आ नहीं रहे हैं, यूके बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ रहा है, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन है जिमेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। यहाँ पे जिमेक्स पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा जो जिमेक्स लिखा हुआ है, आप यहाँ से पता करते हो जे, और जे किससे चालू होता है? जापान से, ठीक है। तो भारत और जापान के बाद जो आई है वो इंडिया का आई है, ठीक है। तो ये जापान और इंडिया, और MEX का मतलब होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, MEX का मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इन जापान और इंडिया के बीच में ये जिमेक्स जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बेसिकली, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, क्या जापान और इंडिया जिमेक्स ही मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे? कि आपसे पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी वायु सेना अभ्यास करते हैं, कौन सा थल सेना अभ्यास करते हैं, कौन सा जल सेना अभ्यास करते हैं, आपसे बस इतना पूछ लिया जाएगा कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जापान और इंडिया। इसके साथ साथ धर्म गार्डियन, दूसरा ध्यान रखिएगा, धर्म गार्डियन, ठीक है। धर्म गार्डियन जो है वो युद्ध अभ्यास भी भारत और जापान के मध्य में होता है। अच्छा, कुछ लोग मालाबार कह रहे होंगे, जी नहीं, मालाबार में सिर्फ इंडिया और जापान पार्टिसिपेट नहीं करते, मालाबार में अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है। तो मालाबार में लिख देता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा मालाबार में 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, जापान और तीसरा USA, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है?
मैंने कल आपको बेसिकली जो करंट अफेयर पढ़ाई थी 1 जुलाई की, उसमें मैंने आपको यूपी के बारे में बताया था। यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। मैं आपको नॉर्मल करा देता हूँ, पलाश है, ठीक है। 9th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और उसका आंसर करिएगा। जो 9th क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की कौन सी साइट नवीनतम है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैं आपको यूनेस्को के बारे में बता देता हूं। मैंने आपको यूनेस्को के बारे में पढ़ाया भी है, ठीक है। यूनेस्को के बारे में पढ़ाया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल ऐसे साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलग से एक कमेटी बनाई गई थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी? 1972 में। अच्छा, यूनेस्को कब बनाया गया था? यूनेस्को बनाया गया था 1945 में, 1945 में ही बनाया गया था। पर यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी बनाई गई थी, मैं क्या बोल रहा हूं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी कब बनाई गई थी? 1972 में बनाई गई थी, ठीक है। यहां पे बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत की 38 साइटें, कितनी साइटें? टोटल 38 साइटें हो चुकी हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और अभी मैंने पूछा है नवीनतम। नवीनतम का मतलब है लेटेस्ट। लेटेस्ट कौन सी है? लेटेस्ट है जयपुर है। लेटेस्ट कौन सी है? जयपुर है। जयपुर पूरा का पूरा शहर, जयपुर क्या बोल रहा हूं मैं, जयपुर पूरा का पूरा शहर ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया और यही 38वीं है, यही 38वीं साइट है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है भारत में जो 38 साइटें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं सारी साइटों के नाम तो नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ बताता हूं आपको। जैसे मैं बात करता हूं कि सांची का स्तूप, खजुराहो का महल, ठीक है। इसके साथ साथ में ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया जो आगरा का था, ठीक है। और जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, इसके साथ साथ अहमदाबाद हो गए, आपके जयपुर हो गए, गोवा के चर्च हो गए। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर भी बना रखा है, ठीक है। आप लोग ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर बस यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।